हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नो टू कॉमर्स में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। एक ईयर हमें सजेस्ट किया जाता है जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं। जितने भी अकाउंटेंट हैं उसी ईयर को फॉलो करके वो अकाउंटिंग करते हैं। तो अभी वो ईयर कौन सा है? तो हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग ईयर सजेस्ट करते हैं, वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो कि है बिजनेस के लिए। ऐसे ही कैलेंडर का अकाउंटिंग ईयर होता है, वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। और बिजनेस का हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अकाउंटिंग ईयर, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। अकाउंटिंग ईयर टोटल 12 महीने का होता है। तो इस 12 महीने में क्या किया जाता है? तो बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस के लिए बुक्स मेंटेन करता है। वो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से और एंड होते हैं 31 मार्च तक। यानी कि 2025 का 1 अप्रैल और 2026 का 31 मार्च। तो इतना हो गया आपका अकाउंटिंग ईयर। अगर आप बिजनेस के लिए बात करें तो इस समय क्या करता है? प्रोप्राइटर बिजनेस के जो बुक्स है, अकाउंट के जो बुक्स है वो मेंटेन करता है, स्टार्ट करता है, एंड में एंड भी करता है, क्लोज भी करता है। अर्लियर द प्रोप्राइटर वे आर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर। पहले क्या होता था, जो प्रोप्राइटर थे वो कौन सा भी अकाउंटिंग ईयर मान लेते थे, वो कौन से भी अकाउंटिंग ईयर से उसका हिसाब किताब कर सकते थे। दैट इज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर एंड हो जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर एज पर द ट्रेडिशन। पहले क्या होता था कि प्रोप्राइटर कौन सा भी ईयर अकाउंटिंग ईयर मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा होता है क्या? तो नहीं, अब प्रोप्राइटर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पस एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 April and end on 31 March. At the end of the accounting year, a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet to find out financial position of the business. अभी प्रोप्राइटर के लिए अकाउंटिंग ईयर कौन सा हो जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसके लिए हो जाता है अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद प्रोप्राइटर क्या करता है? तो उसके बिजनेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का काम करता है, ताकि उसको उसके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चल सके। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 12 मंथ का पीरियड होता है जिसमें प्रोप्राइटर को उसके जो बिजनेस के बुक्स है उसे मेंटेन करना पड़ता है, उसे ओपन करना पड़ता है, और जैसे जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है वैसे वैसे उसे क्लोज भी करना पड़ता है। अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद की क्या प्रोसीजर है? तो प्रोप्राइटर को बिजनेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। और आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस के लिए अगर आपको अकाउंटिंग ईयर पूछा गया तो कौन सा है? तो बिजनेस के लिए अभी अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आगे बढ़ेंगे, आगे है ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी ट्रेडिंग कंसर्न क्या है? एक ऐसा कंसर्न, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव, जिसका हेतु, जिसका इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। और नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या? एक ऐसी संस्था बोलेंगे हम, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बिजनेस, एक ऐसी संस्था जिसका मोटिव, जिसका हेतु, जिसका इंटेंशन होता है सर्विस प्रोवाइड करना, उसे हम कहेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग कंसर्न, अ बिजनेस कंसर्न एस्टेब्लिश विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? तो गुड्स सोल्ड किए जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसे हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। गुड्स सोल्ड करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो उसे हम ट्रेडिंग कंसर्न कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग कंसर्न को हम क्या क्या कहेंगे? तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका इंटेंशन ही है प्रॉफिट कमाने के लिए ही होती है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस हम प्रॉफिट कमाने के लिए बनाते हैं, उसे एस्टेब्लिश करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न किस लिए बनाए जाते हैं? तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता प्रॉफिट कमाने का। An organization may be formed for promoting full object like art, science, sport, culture, charity, profession, etc. Examples: school, hospital, sport club, etc. ये ऑर्गेनाइजेशन एक हेतु लेके एस्टेब्लिश होता है जो कि है आर्ट को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, स्पोर्ट को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, चैरिटी को प्रमोट करना, ये सब कुछ करता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आते हैं स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट क्लब, etc. आगे हम देखेंगे कि गुडविल क्या होता है। गुडविल में बी डिस्क्राइब एज एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट
of a business which contribute to its superior earning capacity or a normal return on investment. It may be arise from such attribute as favorable location, the ability and skill of its employees and management, quality of its product or services, customer satisfaction, etc. is the reputation of a business expressed in term of money. It is an intangible asset. गुडविल क्या होती है? तो इंटेंजिबल असेट होती है. गुडविल क्या करती है? तो हमारे बिजनेस की गुडविल एक रेपुटेशन होती है. अगर आपका बिजनेस है और मार्केट में आपके बिजनेस का नाम खराब हो रहा है तो आपके बिजनेस की गुडविल खराब हो जाती है. अगर आपके बिजनेस का नाम अच्छा हो रहा है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ रही है तो आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है. गुडविल यानी कि गुडविल एक ऐसे इंटेंजिबल एसेट है जिसमें एग्रीगेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट होता है. अभी इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या? ऐसी एसेट जो कि हम खुद से देख नहीं सकते और हाथों से टच भी नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है? तो पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब कुछ आता है इंटेंजिबल एसेट में. गुडविल एक प्रकार की इंटेंजिबल एसेट होती है और आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है से अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म ऑफ मनी तो उसे हम गुडविल कहेंगे. आपको इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इस पे आएगा. गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी. इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. अभी आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर आपके बिजनेस को लॉस हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप कोई चीज 180 में खरीद कर लाते हो और उसे 200 में आप बेच रहे हो तो यहाँ आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है. आपने कोई चीज 180 में खरीदी यानी कि ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस और उसे कितने में? तो 200 में. तो ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस. अभी लॉस मतलब क्या? तो अगर आपने कोई चीज 180 रुपीज में खरीद कर लाई और उसे 150 में बेच दिया यानी कि यहाँ पे आपको 30 रुपए का लॉस हो गया. तो ये आपने कैसे निकाला? तो ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस और ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता है आपका लॉस और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये हो जाता है आपके लिए प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस. व्हेन सेलिंग प्राइस इज ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये हो गई आपके लिए प्रॉफिट. अगर आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपके लिए प्रॉफिट हो जाता है. प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट क्या करता है? तो आपके बिजनेस का जो भी कैपिटल है उसे बढ़ाने का काम करता है प्रॉफिट. एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, आपने 50,000 के गुड्स बेच दिए एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 30,000 और आपने पीरियड में उस अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो है 30,000 के. देन द प्रॉफिट इज 20,000. एक ऐसे किया आपने तो प्रॉफिट इक्वल टू आपने 50,000 में से 30,000 माइनस किए तो आपके आ गए 20,000 और ये हो गया आपके लिए प्रॉफिट. व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स मोर देन इज सेलिंग प्राइस, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से तो वो आपके लिए हो जाता है लॉस. लॉस डिक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. जो लॉस आपको होता है वो आपके बिजनेस के कैपिटल को डिक्रीज करने का काम करता है. एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, आपने गुड्स बेच दिए 50,000 के गुड्स आपने बेच दिए एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 60,000 और आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए साल भर में वो कितने हैं? 60,000. आपने पहले तो बेचे कितने के? 50,000 के. 60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000. ये 10,000 आ गया आपका लॉस. देन द लॉस विल बी 10,000. आपका लॉस कितना हो गया? 10,000 का. आगे बढ़ेंगे. आगे हमें देखना है कि इनकम या फिर रेवेन्यू क्या होता है. इनकम, इट इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन आप करते हो उससे आपको जो भी पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, उसे हम कहेंगे इनकम. इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम द इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, etc. ये आपकी अमाउंट है जो कि आपको रिसीवेबल होती है या फिर रियलाइज होती है. एक तो रिसीव होगी या फिर आपको रियलाइज होगी. अभी रियलाइज कैसे? तो आप किसी से कुछ चीज लेते हैं. मान लीजिए आप एक शॉप में जाते हैं और वहां से आप एक टीवी खरीद कर लाते हैं. तो आप क्या करते हैं? टीवी तो खरीद कर लाते हैं लेकिन उसे कहते हैं कि पेमेंट मैं एक महीना बाद दूंगा. तो ये आप जो एक्रूअल बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपने यहाँ पे आपको रियलाइज तो हो गया कि आपको पेमेंट देना है, लेकिन आपने पेमेंट दिया है क्या? तो नहीं. आपको पेमेंट देना है, आपको रियलाइज हो गया, लेकिन आपने पेमेंट दिया है क्या? तो नहीं. ऐसे ही एक तो आपको रियलाइज होगा, एक तो आपको अमाउंट मिल जाएंगी. ये सब कुछ आ जाएगा आपका इनकम में. अभी इनकम में क्या क्या आएगा? तो अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, etc. आपके लिए हो जाएंगी इनकम. अभी रेवेन्यू क्या होता है?
It is income that a business has from its normal business activity, usually from the sale of goods and services to the customer. अभी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? तो आपके बिजनेस में जब आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, कुछ सेल करते हो, तो वहां से जो भी आपको इनकम आती है, वहां से जो भी आपको पैसा आता है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू। इनकम मतलब क्या होती है? तो एक तो आपको इनकम अमाउंट रिसीवेबल हो जाएंगी या फिर आपको रियलाइज हो जाएंगी, तो आपकी हो जाएंगी इनकम। लेकिन रेवेन्यू का वैसा है क्या? तो नहीं, आपके बिजनेस के जो नॉर्मल रेगुलर है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स आप कर रहे हो और उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो आपके लिए हो जाएगा रेवेन्यू। अभी असेट क्या होती है? तो असेट मतलब आपके बिजनेस के पास जितने भी प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब कुछ आपके असेट में आ जाता है। आपके पास जितने भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, ये सब कुछ आपके लिए असेट हो जाती है। Any physical thing or right own that has monetary value is called as asset. कोई भी फिजिकल थिंग जिससे मॉनिटरी वैल्यू यानी कि जो पैसों से संबंधित हो, उसे आप असेट कह सकते हैं। द ओनरशिप ऑफ द असेट मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। आपकी असेट की जो भी ओनरशिप है, वो आपके बिजनेस यूनिट के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लैंड, गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर, इटीसी, ये सब कुछ क्या है आपके लिए? तो असेट है। टाइप ऑफ असेट, असेट के 3 टाइप है। पहला है फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट, यानी कि ऐसी असेट जो बिजनेस को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है, 1 साल से ज्यादा बिजनेस में हो, ऐसी असेट जो बिजनेस को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है, उसे हम कहेंगे फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट। दिस असेट विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स असेट। ऐसी असेट जो बिजनेस को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है या फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, तो उसे हम कहेंगे फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इट इज दिस असेट में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल है। असेट टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। अभी टेंजिबल और इंटेंजिबल मतलब क्या? तो टेंजिबल यानी कि ऐसी असेट की जिसे हम टच कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं, और इंटेंजिबल असेट यानी कि ऐसी असेट जिसे हम देख भी नहीं सकते और हम टच भी नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे इंटेंजिबल असेट। अभी आ जाएगा हमारा सेकंड टाइप, जो कि है करंट असेट। करंट असेट यानी कि ऐसी असेट जो कि बिजनेस को शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकती है 1 साल तक या फिर 1 साल से कम, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, इज कॉल्ड एज करंट असेट। ये बिजनेस ईयर जो है उतनी ही हमारे बिजनेस में रहेंगी, 1 साल तक ये असेट हमारे बिजनेस में रहती है और इजीली कन्वर्ट हो जाती है कैश में, उसे हम करंट असेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ईटीसी, स्टॉक। आपको एग्जाम में इससे ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट कौन सी है, करंट असेट कौन सी है और फिक्टिशियस असेट कौन सी है। इन सब के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड टाइप देखेंगे फिक्टिशियस असेट। अभी फिक्टिशियस असेट क्या होती है? तो ये असेट ऐसी होती है, हम टेंजिबल पोजीशन या फिर प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाते, इसे हम इमेजिनरी असेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, इसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, इसे टेंजिबल पोजीशन या फिर प्रॉपर्टी नहीं होती जिसे हम इसे रिप्रेजेंट कर पाए, और ये इमेजिनरी हो जाती है। These assets are not represented by tangible possession or property. They are imaginary asset but do not have any realizable value. Imaginary asset तो है, लेकिन इससे कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 ईयर। हम एडवर्टाइजमेंट के लिए जो 4 ईयर के लिए अमाउंट पे करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए फिक्टिशियस असेट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज है वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।